गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीपल्स। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का होने वाला है अपना लेक्चर नंबर 4 एग्रोनॉमी के लिए। तो मैं स्लाइड शो चालू करके आपका लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक अपना रहेगा सीड्स एंड सोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वेटेज है 10 मार्क्स। इसका मतलब आपको 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके इन टर्म में या फिर इन प्रैक्टिकल एग्जाम में ये आ सकता है आपको टॉपिक। तो ये एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है, एग्रो 111 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और 3 क्रेडिट का ये कोर्स रहेगा, जिसका मतलब 2 क्रेडिट आपके थ्योरी के लिए और 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक सीड्स एंड सोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम कि सीड क्या होता है, सीड किसको बोलते हैं या फिर सीड की डेफिनेशन क्या होती है, अभी वो देखते हैं हम। सीड इज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट कंटेन्स एन एम्ब्रियो, मतलब यंग प्लांट, along with stored food and a protective outer covering, मतलब seed coat capable of developing a new plant under a suitable condition। ओके, तो सीड क्या है? सीड एक यंग प्लांट है या फिर एक एम्ब्रियो है उसके अंदर, और वो कोटेड है। मतलब सीड को हम क्या बोल सकते हैं, एक कोटेड शेल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग होता है अपना अंडा, उसके अंदर कैसे एक एम्ब्रियो होता है और उसके बाद एक चिक फॉर्म होता है या फिर एक छोटा चूजा फॉर्म होता है, सेम एज इट इज प्लांट्स में भी वैसे ही होता है। प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उसके अंदर आप यहाँ पे देखते हो मैच्योर फर्टिलाइजर ओव्यूल होता है। वो क्या कंटेंट करता है? एक एम्ब्रियो कंटेंट करता है। एम्ब्रियो का क्या मतलब है कि यंग प्लांट कंटेंट करता है। और वो कैसा होता है? सीड कोट होता है, उसको सीड कवर होता है या फिर प्रोटेक्टिव कवरेज होता है। यहाँ पे अगर आप इस फोटो में देख रहे होगे प्लांट सीड वाले, इसके अंदर कैसे ये एक सीड है, आउटर कवरिंग आप देख सकते हो, एक टफ आउटर पे आप प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको। और इसके अंदर देखो एक छोटे से लीव जैसा आ रहा है, वो क्या है? वो एक एम्ब्रियो है या फिर एक वही जो बाद में जाके जब बड़ा होगा तो उसके अंदर से प्लांट निकलेगा। अगर आप और एक डेफिनेशन देखोगे जो नीचे लिखी है, अ सीड इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, ये एक प्लांट का ही पार्ट है जो छोटा होता है और वो बड़ा होने के बाद उसका एक प्लांट में तब्दील होता है, न्यू प्लांट में एक उसकी तब्दीली होती है, उसको बोलते हैं सीड्स। ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन कई बार पूछी जा सकती है इसके। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सीड। अच्छा सीड होने के लिए उसकी क्या क्राइटेरिया होती है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो अभी हम वो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हाई जेनेटिक प्यूरिटी। तो इसमें क्या है कि जेनेटिक प्यूरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए या फिर उसका वैरायटी कौन सी है, उसका टाइप कौन सा है। वो अच्छे वैरायटी का अगर सीड होगा तो उसका जो प्लांट आएगा वो भी अच्छा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया। सेकेंड है हाई जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब क्या? अगर समझे आप एक खेत में आपने 100 सीड्स डाले, तो उसमें से कितने सीड्स है वो जर्मिनेट होंगे, उसमें से कितने सीड्स है वो एक्चुअल में वो तब्दील होंगे प्लांट्स में। अगर समझे 100 में से 99 सीड्स है वो तब्दील हो गए या फिर 100 में से 70 सीड्स तब्दील हो गए, तो उसका परसेंटेज क्या हुआ? 100 के दौरान हमने अगर पकड़ा तो उसका 100 में से 70 आए तो 70%, 100 में से 99 आए तो 99%, 90 आए तो 90%। वो डिसाइड करता है जर्मिनेशन परसेंटेज। तो हाई जर्मिनेशन परसेंटेज, जो भी सीड है उसका परसेंटेज अगर हायर होगा, 100% होगा, 99% होगा या फिर 90 से अबव होगा, तो वो हायर जर्मिनेशन परसेंट में आया। तो ऐसे आपको सीड्स चूज करने हैं जिसका जर्मिनेशन परसेंटेज हाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधे आ सके। फिजिकल प्योरिटी, फ्री फ्रॉम वीड्स, अदर क्रॉप सीड्स एंड इंटरनल मैटर। ऐसे सीड्स आपको चूज करने हैं वो वीड्स से फ्री होंगे। मतलब अगर वो आप सीड लगाओगे तो उसके बाजू में कोई वीड आ रहा होगा या फिर उसके साथ कोई वीड नहीं आना चाहिए, और वो वीड्स को रेजिस्ट करना चाहिए। क्रॉप सीड्स, अदर क्रॉप के सीड्स के साथ वो मर्ज नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि मर्ज होके एक दूसरा प्लांट या फिर मर्ज वाला प्लांट उगता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसकी फिजिकल प्योरिटी वो अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी सीड्स, फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इंसेक्ट डैमेज। वो सीड्स है वो कहीं से भी इंसेक्ट ने डैमेज नहीं करना चाहिए उनको, या फिर डिजीज से वो डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर सीड ही डैमेज होगा, जो प्लांट आएगा वो भी डैमेज होगा या फिर उससे प्लांट ही नहीं आएगा। इसलिए उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हाई विगर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सीडिंग ग्रोथ। मतलब जो ग्रोथ होगी वो भी सीड्स की अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर सीड की ग्रोथ अच्छी है, सीड अगर अच्छा है, तो प्लांट की ग्रोथ भी एकदम फास्ट होगी, रैपिड होगी और अच्छे से होगी। ये विगर वाला पॉइंट हम आगे भी देखेंगे एकदम डीपली, तभी मैं आपको और अच्छे से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट, सेफ मॉइस्चर लेवल फॉर स्टोरेज।
तो सीड्स में अगर सीड्स को जर्मिनेट होना है तो उसको आपको पता होगा कि जर्मिनेशन के लिए वाटर की नीड होती है या फिर मॉइस्चर की नीड होती है। जब हम सीड डालते हैं मिट्टी में तो ऊपर से हम पानी देते हैं, मॉइस्चर लेवल को अच्छे से स्टोरेज करना उसके लिए अच्छा होना चाहिए। कभी कभार हम देखते हैं कि कभी कभी पानी देना समझो हम भूल गए, या फिर अगर नेचर में कोई पौधे होते होंगे तो उनको जब बारिश आएगी तभी पानी मिलेगा या फिर तभी उनको मॉइस्चर मिलेगा। तो ऐसे सीड्स जो अच्छे मॉइस्चर अपने अंदर स्टोर करके रखे और जब नीड होगी प्लांट को तो वो प्रोवाइड करे। उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म सीड एंड शेप। तो कई कई सीड्स होते हैं वो एकदम बड़े होगा, कोई सीड एकदम छोटा होगा, कोई सीड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सीड्स है जो आप फार्म में यूज करोगे उनकी साइज एक ही होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो ग्रोथ होगा, जो आपके जो और भी क्रॉप्स आएंगे उसमें वैरायटी नहीं होगी या फिर उसमें डिफरेंसेस नहीं होगी, सभी अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छे होंगे। लास्ट पॉइंट है अपना गुड अपीयरेंस, क्लीन, वेल फिल्टर्ड एंड मैच्योर सीड्स। मतलब गुड अपीयरेंस, अच्छे सीड्स होने चाहिए, मिट्टी से लदे हुए, मतलब जब हम पैकेज में लेते हैं मिट्टी में नहीं होने चाहिए या फिर किसी भी इंसेक्ट ने, डिजीज ने उस पर अटैक नहीं किया चाहिए। कभी कभी आप सब देख सकते हो कि इंसेक्ट भी खा लेते हैं, वो बोरिंग करते हैं, उसके अंदर होल्स क्रिएट करते हैं। ऐसे सीड नहीं होने चाहिए। उनका अपीयरेंस जो है दिखने वाइज भी और एज अ क्लीनलीनेस वाइज भी वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 8 पॉइंट्स है जो एक गुड सीड कैरेक्टर दिखाता है आपको, या फिर एक अच्छा सीड कैसे होता है ये डिफाइन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं सीड्स के। ओके, ये आपका एक पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन सीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सीड्स। ओके, ये अपना एक क्वेश्चन भी हो गया इसमें। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ सीड। सीड की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, फिर क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। अ सीड दैट जेनेटिकली प्योर, physically clean, healthy, and capable for high germination and vigorous growth, producing uniform and high yielding plants। सीड क्वालिटी क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि कपड़े की क्वालिटी हम देखते हैं या फिर खाने की क्वालिटी देखते हैं, वैसे सीड की क्वालिटी। तो सीड की क्वालिटी में क्या क्या आता है हमने ऑलरेडी भी देखा, वही पॉइंट्स यहाँ पे है कि जेनेटिकली वो प्योर होना चाहिए, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, कैपेबल फॉर हाई जर्मिनेशन, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। ये अगर पॉइंट्स एकदम अच्छे हुए हर एक सीड में तो वो डिसाइड करेगा कि सीड कितना अच्छा है और वो सीड की क्वालिटी डिसाइड करेगा। तो इसे हम बोलते हैं सीड क्वालिटी। इसमें भी अगर दो पार्ट्स हम देखें तो फर्स्ट है कि वेबिलिटी एंड सेकंड है विगर, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड क्वालिटी। वेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सीड to remain alive and germinate under suitable condition, tells whether the seed is capable for producing or plant, और थर्ड है usually tested by germination percent। ओके, वायबिलिटी ऑफ सीड हमें क्या सिखाता है कि अगर एक सीड है तो वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप सीड एक कोई लेते हो तो कोई कोई सीड्स ऐसे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और कोई कोई सीड्स जो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो वायबिलिटी हमें क्या सिखाता है इन शॉर्ट, कि वो सीड जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। और वो यूजुअली टेस्टेड बाय जर्मिनेशन टेस्ट। ये क्या होता है, जर्मिनेशन टेस्ट जो होती है जो लेबोरेटरी में किए जाती है कि 100% जर्मिनेशन है कि नहीं, 99% है कि नहीं। तो वायबिलिटी जो है वो जर्मिनेशन टेस्ट से हमें समझ में आता है कि वो एक सीड होगा वो वायबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ वायबिलिटी ऑफ सीड्स। विगर क्या है कि विगर इज द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। वायबिलिटी में क्या हम देखते हैं कि वो सीड ग्रो कर सकता है कि नहीं, और विगर में हम देखते हैं कि वो जो सीड है वो तो ग्रो तो करेगा ही, बट वो कितने फास्ट और कितने एक्यूरेटली ग्रो करेगा ये हमें विगर से समझता है। ठीक है, तो ये दोनों एक डिफरेंट है। ये भाई आपका एक क्वेश्चन हो गया जो भी आपको 3 या फिर 5 मार्क के लिए आ सकता है कि डिफाइन क्वालिटी ऑफ सीड, गिव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड क्वालिटी। सीड क्लासेस, सीड के क्लासेस क्या है या फिर सीड के टाइप्स क्या है, अगर सिंपल वे में आपको पता होगा तो टोटल 5 क्लासेस है। अभी एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियस सीड, ओरिजिनल सीड प्रोड्यूस बाय एंड मैनेजमेंट बाय द प्लांट ब्रीडर। न्यूक्लियस सीड क्या होता है, वो प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन लोग ने तैयार किया हुआ होता है, उसे हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी, इन सब में इस सीड की जेनेटिक प्योरिटी है, मतलब कितना प्योर है वो सीड, वो हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी उसमें, मतलब सबसे प्योर सीड न्यूक्लियस सीड होता है। और सोर्स फॉर ब्रीडर सीड, मतलब जो ब्रीडर सीड है इसमें कैसे है पता है क्या, न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड है वो मदद करेगा ब्रीडर सीड होने में, ब्रीडर सीड मदद करेगा फाउंडेशन सीड होने में, फिर फाउंडेशन सीड होएगा मदद करने के लिए रजिस्ट्रेशन, मतलब न्यूक्लियस सीड से तब्दील होकर ब्रीडर सीड बना, ब्रीडर से तब्दील होकर फाउंडेशन सीड बना, तो वो एक दूसरे को कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रीडर सीड, प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस सीड बाय द ब्रीडर और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, न्यूक्लियस सीड को उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसे बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रीडर। ब्रीडिंग से ये ब्रीडर आया है शब्द, ब्रीडर सीड इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक प्योरिटी है वो मेंटेन की जाती है और उसकी आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है। सोर्स
और फाउंडेशन मतलब इससे फाउंडेशन जो अपना अगला सीड होने वाला है, तो ये सोर्स है फाउंडेशन सीड का। मतलब देख रहे हो आप, एक के बाद एक न्यूक्लियस से ब्रीडर बना, अब ब्रीडर से फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड बनेगा, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे फाउंडेशन सीड में क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर, ये ब्रीडर से बना होता है, अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सुपरविजन में किया जाता है। हायर जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन, इसमें भी जो है जेनेटिक प्योरिटी है वो मेंटेन की जाती है। ये क्यों यूज किया जाता है, तो जो अपना आगे वाला है सर्टिफाइड या फिर रजिस्टर्ड सीड करने के लिए इनका यूज होता है। फाउंडेशन सीड वही पॉइंट आ गया, मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, और इससे क्या बनता है, सर्टिफाइड सीड बनता है कि ये सर्टिफाइड सीड तक आ गया तो फिर वो सर्टिफिकेशन मिलेगा उस सीड को, और फिर आपके फार्मर्स को या फिर कमर्शियली वो सेल करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, ये समझ गए आपको सीड्स कौन से टाइप्स के होते हैं। ये मोस्टली आपको एनलिस्ट करने के लिए आएगा, और ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको उसके बारे में देना होगा। उसके बाद है अपना सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड फिजिकल मेथड्स टू सीड्स बिफोर सोइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, पेस्ट एंड पुअर जर्मिनेशन टू इम्प्रूव सीड परफॉर्मेंस। तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट में होता है कि हम केमिकल थिंग्स या फिर बायोलॉजिकल थिंग्स ऐड करते हैं एक सीड के अंदर, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके खुद को। मतलब डिजीज होगा तो डिजीज से प्रोटेक्ट हो सके, अगर पेस्ट होगा तो पेस्ट से प्रोटेक्ट हो सके, और उसकी जो अगर कोई सीड होगा वो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज पुअर होगा, तो हम ऐसे कुछ एजेंट्स उसमें डालेंगे जिससे कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज इंक्रीज होगी या फिर इंप्रूव होगी। इसे हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, या कि कोई भी बायोलॉजिकल या फिर केमिकल एजेंट एक सीड में डालना जिससे कि वो बेटर हो सके। अगर आपको ये डेफिनेशन हार्ड हो गई या फिर बड़ी लग रही होगी तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि सीड ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटिंग सीड्स बिफोर सोइंग टू प्रोटेक्ट देम एंड एंश्योर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। इसका मीनिंग भी वही हुआ कि हम यहाँ पे देख रहे हो फोटो में कि कोई एक बायो ये बॉटल में कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, ये हम सोइंग से पहले मतलब सीड फार्म से में डालने से पहले हम डालते हैं सीड्स में, जिससे कि ये सीड और बेटर हो और उसका परफॉर्मेंस और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ, मतलब क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, इसके पर्पस क्या है ये सीड ट्रीटमेंट करने का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड और डिजीजेस, मतलब जो सीड डालते ही जो फंगस लग सकता है पानी की वजह से, या फिर उसके ऊपर जो डिजीज आ सकते हैं वो इससे प्रिवेंट होते हैं पहले तो। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल बोर्न पैथोजेंस एंड पेस्ट। अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस टाइप का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव जर्मिनेशन, जर्मिनेशन परसेंटेज जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो जर्मिनेशन परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते या फिर उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ऐसे कभी कभी सीड सो करने के बाद 3-4 दिन ले लेते हैं कि बहुत टाइम से वो मतलब उसमें प्लांट की तब्दीली नहीं हुआ, प्लांट ही नहीं आ रहा उसमें से। तो अगर आप ये इसमें से कोई बायोलॉजिकल एजेंट या फिर केमिकल एजेंट डालोगे तो वो फास्ट होता है, वो जो प्रोसेस होती है सीड से प्लांट होने की वो फास्ट हो जाती है। हेल्दी सीडलिंग्स लीड टू, अगर सीड अच्छा होगा, सीड हेल्दी होगा तो प्लांट आएगा वो भी हेल्दी आएगा, उसके ऊपर जो फ्रूट्स आएंगे वो भी हेल्दी होंगे। इसलिए अगर आपको सीड ही अच्छा मिलेगा तो आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है सीड ट्रीटमेंट करना। उसके बाद प्रोवाइड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई कोई बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो अगर उसको ट्रीट करके फिर अगर फील्ड में डाला तो उसमें एक्स्ट्रा आपको फिर फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है, या फिर स्टार्टिंग से ही उसको फर्टिलाइजर मिलना चालू हो जाता है। इसलिए अगर हमने सीड को ही ट्रीटमेंट दिया, एक दिन पहले दी जाती है या फिर 2-3 घंटे पहले दी जाती है, उस केमिकल में डुबो के फिर उसको सुखा के फिर उसका सोइंग किया जाता है, तो ऐसे आप करोगे आप तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है पौधे के। ये कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप दोगे तो उसको मतलब सीड ट्रीटमेंट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको इस तरह से मिल सकता है। उसके बाद है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी मींस द सीड इज अलाइव बट डज नॉट जर्मिनेट डिस्पाइट सुटेबल कंडीशन। तो सीड डोरमेंसी क्या होता है कि ये एक कंडीशन है जिसमें एक प्लांट अलाइव होता है, मतलब वो सीड जो है वो अलाइव होता है, बट किसी कारणों की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता या फिर उसका तब्दील प्लांट में नहीं हो पाता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। इसलिए इस कंडीशन के लिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि ये कंडीशन प्लांट्स में ना आए। तो इसके लिए और एक क्या है डेफिनेशन आपके पास, सीड डॉर्मेशन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट पीरियड ऑफ सीड इन विच इट डज नॉट जर्मिनेट। मतलब उसका जर्मिनेशन ही नहीं होता, उससे पौधा ही नहीं बनता, वो स्टेट में वो सीड चला जाता है। तो वो क्यों चला जाता है, कैसे चला जाता है, या फिर क्या कॉजेज है, ये अभी हम आगे देखते हैं कि कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी किस वजह से सीड वो है वो इस पीरियड में या फिर सीड डॉर्मेंसी में जाता है, वो अभी हम देखते हैं। 5 पॉइंट है उसके। फर्स्ट पॉइंट है
सीड कोड्स बीइंग इम्परमेएबल टू वाटर। इसका मतलब क्या कि इस कंडीशन में क्या होता है कि सीड जो है उसके अंदर पानी नहीं जा पाता, और आपको पता है कि मॉइस्चर जरूरी है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कॉटन का एक एग्जांपल है, कॉटन में ये बहुत बार देखा जाता है कि सीड के अंदर वाटर ही नहीं जा पाता, उसके वजह से वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता। तो ये एक कॉज है इसका। सेकेंड है कि हार्ड सीड कोट, जैसे कि मस्टर्ड में होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीड कोट है कि इतना हार्ड हो जाता है, मतलब इतना सख्त हो जाता है कि उसके अंदर अगर पानी भी गया बट उसके अंदर से पौधा उग ही नहीं पाता है, उसके वो तोड़ ही नहीं पाता वो सीड कोट, इतना वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद सीड कोट गेट्स बीइंग इम्परमेबल टू ऑक्सीजन, सेम लाइक वाटर। मतलब इम्परमेबल टू वाटर हो गया, मतलब वाटर नहीं जा पा रहा, और इसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रहा। तो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं आया तो वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, तो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं जा पाता। रुडिमेंट्री एम्ब्रियो ऑफ सीड, इसमें ऑर्चिड सीड में ये होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने इसमें देखा था, ये जो है मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल देखा था, जिसे हम एन एम्ब्रियो बोलते हैं या फिर यंग प्लांट बोलते हैं, जो यहाँ पे इस फोटो में दिखाया गया है, वही मर जाता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन को ही वो बोलते हैं कि वो एम्ब्रियो जो है वो डेड हो जाता है, या मतलब एक्टिव ही नहीं रहता है, इसकी वजह से फिर वो सीडी नहीं डेवलप हो जाता। ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि अपना एम्ब्रियो है वो मर जाता है या फिर डेड होता है। पर इसमें क्या होता है फिफ्थ वाले में, कि अपना जो एम्ब्रियो है वो लाइव होता है, बट किसी कारण की वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, और वो सीड को है वो तोड़ नहीं पाता, उसकी वजह से वो सीड है वो डैमेज होता है या फिर उसका जर्मिनेशन नहीं होता। ये मोस्टली एप्पल, पीच, इन सारे पौधों में या फिर इन सारे फ्रूट्स में ये ज्यादातर पाया जाता है। तो ये हो गए कॉजेस ऑफ सीड, क्यों एक सीड डॉर्मेंसी फेज में चला जाता है, ये उसके कॉजेस है। सीड डॉर्मेंसी को हम ब्रेक कैसे करें या फिर उसको हम रेजिस्ट कैसे करें, अभी हम वो देखते हैं। फर्स्ट है कि स्कैरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हार्ड शीट कोड्स इज ब्रोकन बाय केमिकल और मैकेनिकल मीन्स। इसमें क्या होता है, कई कई सोइंग करने से पहले, जैसे कि इसमें क्या हुआ है केमिकली, मतलब हम क्या करते हैं केमिकल डालते हैं। इसका ये क्या मीनिंग है, सीड ट्रीटमेंट। इसका मतलब उसको सीड ट्रीटमेंट देंगे, तो फिर उसके लिए एक मेथड तो ब्रेक डाउन हो गया ये। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब किसी भी औजार से या फिर हाथ से वो सीड को थोड़ा क्रैक किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है, और उसके बाद उसको सो किया जाता है। सेकेंड क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन। हार्ड शीट कोट इज ब्रोकन बाय अ टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि टेम्परेचर दिया जाता है उसको, हायर टेम्परेचर देंगे जिससे कि उसका जो सीड कोट है वो ब्रेक हो जाए। ये लेबोरेटरी में किया जाता है, किसी रिसर्चर से या फिर साइंटिस्ट ये लोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो सीड ब्रोक हो और फिर उसका जर्मिनेशन हो। थर्ड है एक्सपोजर ऑफ सीड्स टू सनलाइट। कोई कोई सीड्स आप देखते हो जिसके अंदर कोई फंगल आ गया होगा या फिर फंगस जमा हो गया होगा, मॉइस्चर रह गया होगा, तो हम क्या करते हैं उसको सनलाइट में रख देते हैं, जिसके कारण उसको धूप मिलती है, टेम्परेचर से वो अच्छे से मॉइस्चर उसका चला जाता है, और फिर हम उसको स्टोर करते हैं प्लांट्स के अंदर या फिर पॉट के अंदर या फिर फार्म के अंदर। किसी औजार से उसको खुरेदा जाता है जिससे कि कारण उनको अच्छे से एयर मिले और वो अच्छे से जर्मिनेट हो। तो ये कुछ टाइप्स है कि हम सीड डोरमेंसी कैसे ब्रोक कर सकते हैं। मोस्टली हम इसमें ये जो मेथड है अपना सीड ट्रीटमेंट, ये सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं और उसकी वजह से फिर वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है सीड। तो ये आ गया आपका सीड डोरमेंसी, इसे बोलते हैं। अभी मैंने आपको समझाते टाइम भी बहुत बार सोइंग सोइंग बोला कि सोइंग करते हैं सोइंग करते हैं, तो सोइंग करना क्या होता है ये भी हम देखते हैं। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल एट द प्रॉपर डेप्थ, स्पेस एंड टाइम टू एंश्योर जर्मिनेशन एंड क्रॉप ग्रोथ। तो सोइंग क्या है, सोइंग मतलब एक सीड को आपके फील्ड में रखते हो या फिर अंदर रखते हो, उसको हम सोइंग बोलते हैं। मतलब फील्ड में सीड रखना। तो कैसे रखेंगे, हम कैसे भी नहीं रखेंगे, अच्छे से उसको भी रखने के कोई तरीके होते हैं। तो प्रॉपर डेप्थ मतलब कितने अंदर आपको उसको डालना है, एकदम भी अंदर डालोगे तो वो अच्छे से आएगा नहीं, एकदम ऊपर रखोगे तो कोई चिड़िया आके वो लेके जा सकता है खाने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर डेप्थ में रखना है। प्रॉपर स्पेसिंग मतलब दो सीड के अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, दो सीढ़ी के बीच वाला डिस्टेंस, वो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े होने के बाद एक दूसरे में भिड़ सकते हैं या फिर एक दूसरे में उनका कोलैब हो सकता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों के अंदर आपको अंतर रखना होता है, उसको स्पेसिंग बोलते हैं। और टाइम, कि कौन से टाइम पे, अगर राइस होगा तो आप बारिश के टाइम पे लगाओगे, अगर सोरगम होगा तो वो आप समर में लगाओगे, तो उसका भी टाइमिंग होता है कि कौन सा सीड कौन से टाइम में आपको रखना है। तो ये सब आप इंश्योर करोगे अच्छे जर्मिनेशन और क्रॉप ग्रोथ के लिए, तो उसे ही हम बोलते हैं सोइंग। ठीक है, सोइंग के भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, किस तरह सीड्स को सोइंग किया जाता है वो इम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है कि हैंड टूल्स, हाथ से किया जाता है। इसमें भी दो टाइप्स है। फर्स्ट है अपना हैंड ब्रॉडकास्टिंग, जिससे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, ये आदमी हाथ से डायरेक्टली ऐसे थ्रो कर रहा है सीड्स। किसी किसी पौधे में ये किया जाता है, किसी किसी में नहीं किया जाता है। और सेकंड है डिबलर्स, ये जो मशीन आपको दिख रहा है,
इसके अंदर यहाँ पे सीड्स रखे जाते हैं और फिर यहाँ से ऐसे हाथ पकड़ के फिर वो फील्ड में ऐसे चला जाता है, जिससे कि वो जो चक्का दिख रहा है आपको ये गोल वाला, जैसे हम उसमें चलेंगे तो फिर वैसे रोल होता रहेगा और उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो एक एक करके मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से आप सोइंग या फिर सीड को फील्ड के अंदर डाल सकते हो। सेकेंड है अपना ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स, मतलब पहले से जो किया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कंट्री प्लग विथ व्हील। ये आप देख सकते हो, ये मोस्टली अभी तो ये मैकेनिकली मतलब आपको ये लोहे का दिख रहा है, बट पहले के जमाने के जो गाय बैल थे उसके पीछे जो लगाया जाता था ना, और उसको फिर उनके साथ चल चल के फिर पीछे उनके सीड्स डाले जाते थे, तो उसको ही हम ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट बोलते हैं। और थर्ड है मॉडर्न, जो अभी नए जमाने के सीड डालने के लिए जो औजार है वो, इसमें क्या है, फर्स्ट है सीड ड्रिल, जो ये आपको दिख रहा है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगता है, और इसके जो ये ऊपर जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये व्हाइट वाला, इसके अंदर सीड्स होते हैं, और इसको अटैच आप ट्रैक्टर को कर सकते हो, और ट्रैक्टर जैसे जैसे चलेगा तो इस कोनों से एक 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 एक, एक सीड थोड़े थोड़े टाइम बाद निकलते जाएंगे। ओके, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। फिर है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ऐसे ही होता है वो भी, उसका भी इमेज आप यही कंसिडर कर सकते हो कि इसमें अगर सीड्स होंगे तो दूसरे सेक्शन में फर्टिलाइजर होता है, तो जैसे ही सीड जाएगा उसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी जाएगा, तो दोनों भी हम साथ साथ में डाल सकते हैं। थर्ड है अपना जीरो टिल सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है कि आपको टिलेज ऑपरेशन जो होता है, मतलब जमीन को खोदना जो पड़ता है वो इसमें नहीं करना पड़ता। इसमें आप डायरेक्टली अगर ये ट्रैक्टर को ज्वाइन करोगे तो जीरो मतलब टिलेज के अलावा डायरेक्ट सीड ड्रिल, मतलब डायरेक्टली सीड डाले जाते हैं इसमें। और लास्ट वाला है प्लांटर पैडी ट्रांसप्लांटर, प्लांटर और पेडी ट्रांसप्लांटर। ये जो आपको मशीन दिख रही है, इसमें क्या होता है कि आपको अगर पता होगा तो जो राइस की खेती की जाती है, वो हम उसमें सीड्स नहीं जाते, उसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो डायरेक्टली हम मड में या फिर मिट्टी में लगा देते हैं। तो उसके लिए भी एक मशीन होती है कि हम डायरेक्टली सीड ना लगा के जो प्लांट्स लगाते हैं, वो प्लांट लगाने के लिए ये मशीन होती है। इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे हम प्लांट रखते हैं और यहाँ से वो एक करके वो प्लांट डायरेक्टली मड में लगा जाता है, तो ये डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है इससे। तो ये है सोइंग के कुछ इम्प्लीमेंट्स। अभी हम देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग की मेथड्स क्या क्या होते हैं अपने पास सोइंग करने के लिए। एक टोटल 6 मेथड्स है। फर्स्ट है इसमें ब्रॉडकास्टिंग, जो हमने इधर भी देख लिया पहले ही, ये वाला। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड हम ऐसे लेंगे हाथ में और ऐसे फेंक देते हैं डायरेक्टली ऑन फील्ड। ठीक है, कोई अगर आपको फोडर ग्रास करना होगा तो मोस्टली ये एप्लीकेबल किया जाता है कि फोडर ग्रास मतलब जो एनिमल्स खाते हैं ना ग्रास, वो अगर आपको उगानी होगी तो जस्ट आप ऐसे लेके आप सीड डायरेक्टली अपने फील्ड पे डाल देते हो और उसके ऊपर फिर पानी देते हो, वो सीड खुद ब खुद अंदर जाके फिर वो अच्छे से ग्रो होते हैं। उसके बाद है डिबलिंग। डिबलिंग में क्या होता है, सीड इसमें क्या होता है, मैन्युअली मतलब हाथ से आप सीड जो है वो मिट्टी के अंदर रख के फिर उसको थोड़ा थोड़ा दबा देते हो अंदर, 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर अंदर उसको पुश किया जाता है हाथ से और फिर उसको कवर किया जाता है मिट्टी को, उसको बोलते हैं डिबलिंग। उसके बाद ड्रिलिंग या फिर लाइन सोइंग। इसमें क्या होता है, सीड्स आर सोन इन द रो। इसमें क्या होता है, जैसे ये सीड ड्रिल है यहाँ पे, ये वाला फोटो फर्स्ट वाला, ऐसे सीड ड्रिल्स हैं वो मैकेनिकली यूज किए जाते हैं इस टाइप के लिए, जिससे कि क्या होता है, हाथ से कभी कभार हम लाइन थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी कर देते हैं या फिर अच्छे से नहीं हो पाती। इसमें क्या, एक प्रॉपर लाइन में और प्रॉपर स्पेसिंग में आप सीड को अंदर डाल देते हो मैकेनिकली, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। उसके बाद है हिल ड्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो ये फ्लैट है ये वाला सेक्शन, इसमें आप देख रहे हो कि ये थोड़ा हाइटेड है या फिर ऐसे बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग में और प्रॉपर डेप्थ में आपको ऊपर से डायरेक्टली आपका सीड नीचे गिरता जाता है। ये भी आपको ऐसे हाथ से आप चला सकते हो और डायरेक्टली इसका प्लांटिंग हो जाता है। उसके बाद है ट्रांसप्लांटिंग, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि राइस में किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग। सीड्स ना लगा के सीड से एक छोटे से ट्रेज में पहले सीड्स लगाए जाते हैं, उनको 15 दिन तक बढ़ाया जाता है, मतलब ये आपको प्लांट दिख रहा है ना, इतना उनको बढ़ाया जाता है और फिर वो वहां से निकल के डायरेक्टली आपकी फील्ड में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। मतलब इसमें आप सीड नहीं लगाते, डायरेक्ट एक प्लांट को बड़ा करके फिर डायरेक्ट प्लांट को फील्ड में लगाते हो। चेक रो प्लांटिंग, इसमें कहते हैं सीड्स आर सोन इन रोज। इसमें क्या होता है, ये भी एक मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि अगर समझो कि ये आपका फील्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पौधा लगाया जाता है, यहाँ पे पौधा लगाया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ये सेम होती है, ये जो होती है ये सेम होती है, ये सेम होती है और ये सेम होती है। इससे क्या होता है, स्पेसिंग मतलब पौधे पौधे के बीच में जो अंतर है वो सेम रहता है और उससे अच्छा ग्रोथ होता है। ओके, तो ये यूज करके आप अच्छे से स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, चेक रो प्लांटिंग।
ये कुछ मेथड है सोइंग के कि किस किस प्रकार आप सीड्स है वो डाल सकते हो या फिर बीज है वो डाल सकते हो अपने खेती में। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सीड्स एंड मेथड ऑफ सीड्स। तो आपको उसको डिफाइन करना है, यहाँ पे जो डेफिनेशन वो डेफिनेशन देना है, और अगर आपको इम्प्लीमेंट पूछा तो आपको ये इम्प्लीमेंट लिखना है, और अगर आपको मेथड पूछा तो आपको ये 6 मेथड्स है वो आपको मेथड्स लिखने हैं। नेक्स्ट है अपना ड्राई स्विंग एंड वेट स्विंग। ये भी दो अलग अलग पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। नाम से ही आपको समझ रहा होगा ड्राई सोइंग और वेट सोइंग। तो ड्राई सोइंग इज द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन ड्राई सॉइल बिफोर रेन और इरिगेशन। इसमें क्या होता है, बिफोर रेन मतलब बारिश होने से पहले या फिर फील्ड में पानी देने से पहले हम सीड्स को डालते हैं, उसे बोलते हैं ड्राई सोइंग। मतलब ड्राई होती है मिट्टी, पानी डालने से पहले उसमें पानी नहीं होता, मतलब ड्राई होगी मिट्टी। तो उस टाइम पे जब सीड डाले जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई सोइंग। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सीड्स आर प्लेस्ड इन सॉइल विदाउट मॉइस्चर। मतलब ये आपको समझ ही रहा होगा कि पानी के बगैर या फिर मॉइस्चर के भी बगैर इसमें सीड्स सो किए जाते हैं। जर्मिनेशन अकर्स आफ्टर रेनफॉल। अगर समझो कि आपने 2 दिन पहले सीड्स डाल लिए तो इसका जर्मिनेशन उस टाइम पे नहीं होगा, जब बारिश गिरेगी उसके बाद इसका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कॉमन इन रेनफेड फार्मिंग एरियाज, जहाँ पे बारिश गिरती है, मतलब महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो कोई कोई राज्य ऐसे है या फिर कोई कोई स्टेट ऐसे है, बारिश आने से पहले अगर फार्मर्स को अगर उनको समझा कि चलो 2-3 दिन में बारिश आने वाली है, आज सीड्स डाल देते हैं, तो वहां पे ऐसे टाइप की फार्मिंग की जाती है कि सीड्स डाल देते हैं और उसके बाद जब बारिश आएगी तब फार्मिंग उनकी चालू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सुरगम में ऐसा होता है, पर मिलेट में और पल्सेस में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है वेट सोइंग। वेट सोइंग क्या होता है, वेट सोइंग इज द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन मॉइस्चर और वेट सॉइल। इसमें इसमें उल्टा था, इसमें ड्राई में किया जाता था। इसमें जब पानी होता है या फिर बारिश होती है उसके बाद फिर आप सीड डालते हो। इसके फीचर्स क्या है, सॉइल इज ऑलरेडी सफिशिएंट मॉइस्चर, मतलब सॉइल के अंदर पानी होता है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा ड्राई है, इसमें देख सकते हो ना मिट्टी थोड़ी कीचड़ टाइप हो गया है, मतलब मिट्टी गीली है एकदम। फास्टर एंड यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है ना बारिश का। ये फास्टर होता है, जैसे ही सीड डालोगे थोड़े टाइम बाद वो जर्मिनेट होना चालू हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी ऑलरेडी है। कॉमन एंड इरिगेटेड क्रॉप्स। इरिगेटेड जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए कॉमन है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, राइस में, व्हीट में, वेजिटेबल्स में। राइस में भी आपको पता होगा कि पहले दलदल बनाया जाता है पूरा मिट्टी का, और उसके बाद उसमें पौधे पौधे लगे जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेट सोइंग, मतलब पानी के साथ। और ड्राई सोइंग मतलब जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस सोइंग या फिर स्पेसिंग। ये वर्ड हमने पहले भी देखा। डिस्टेंस ऑफ सोइंग इन द स्पेस मेंटेन बिटवीन सीड्स प्लांट्स एंड रोज एट टाइम ऑफ सोइंग टू इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और डिस्टेंस ऑफ सोइंग जिसको हम स्पेसिंग बोलते हैं, स्पेसिंग इज डिफाइंड एज द स्पेसिंग कीप्ड बिटवीन प्लांट्स एंड रोज व्हाइल प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, ये एक प्लांट हो गया अपना, ये एक प्लांट हो गया, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, फिर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसमें बीच में जो डिस्टेंस है, फिर ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये दो प्लांट्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है जो मेंटेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है कि क्यों किया जाता है ऐसा, रिड्यूस ओवर क्राउडिंग, कि ज्यादा सीड्स ना चले जाए। अगर ज्यादा भी सीड्स हो गए तो अच्छे से उगेगा नहीं पौधा, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा ना बढ़ने के लिए। यहाँ पे अगर देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग है तो ये पौधा अच्छे से बढ़ रहा है। अगर दूसरा पौधा इधर ही होगा, तीसरा इधर ही होगा, फिर इधर ही होगा, तो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, बड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये किया जाता है कि ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस फॉर द हेल्दी प्लांट्स। अगर समझिए इतने ज्यादा पौधे हुए एकदम डेंसली, तो सबको न्यूट्रिएंट चाहिए बढ़ने के लिए, तो सभी न्यूट्रिएंट लेने पड़ेंगे, तो सबका पॉपुलेशन होगा ही नहीं अच्छे से। अगर वही हम ये डिस्टेंस रखेंगे तो यह पौधा भी अच्छे से बड़ा होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले ज्यादा, ये भी बड़ा होगा अच्छे से। अगर ज्यादा होगा तो उनके अंदर ही कंपटीशन तैयार हो जाएगा और फिर कोई भी बड़ा नहीं हो पाएगा। और लास्ट है इम्प्रूव ग्रोथ एंड यील्ड। ग्रोथ फास्ट होने के लिए और अच्छे से होनी चाहिए और आपका प्रोडक्शन अच्छा आने के लिए स्पेसिंग किया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। उसके बाद आता है थिनिंग एंड गैप फिलिंग। अगर स्पेसिंग में आपने गड़बड़ की या फिर स्पेसिंग अच्छे से नहीं हुई तो वो रिड्यूस करने के लिए हम थिनिंग और गैप फिलिंग ऐसे जो प्रैक्टिस है वो किए जाते हैं। तो थिनिंग में क्या होता है, फर्स्ट थिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस और वीक सीडलिंग्स। थिनिंग में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत पौधे लग गए, इसने इन्होंने अच्छे से, मतलब ये जो पार्ट है स्पेसिंग वाला, ये इन्होंने अच्छे से नहीं किया, बहुत पौधे हो गए। इसमें से क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है वो उनको निकाला जाता है या फिर निकाल के फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि दूसरे जो प्लांट्स है वो अच्छे से बढ़ेंगे। या फिर कभी कभी अगर ये पौधा अच्छे से नहीं आया होगा या फिर वो डैमेज्ड होगा या फिर उसको कोई डिजीज आया होगा,
वो भी निकाला जाता है, क्योंकि वो बाकी के जो प्लांट्स है उनको कुछ डैमेज ना करे या फिर उनको कुछ हार्म ना पहुंचाए, इसलिए वो निकाला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को थिनिंग बोलते हैं। रिड्यूस ओवर क्राउडिंग, जो ज्यादा पौधे हुए उनको कम करने के लिए। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पेस एंड, मतलब सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट और उनको स्पेस मिलना चाहिए, इसलिए हम ये करते हैं। और इम्प्रूव ग्रोथ एंड यील्ड, जैसे मैंने आपको इस पॉइंट में भी बताया कि क्यों ये अच्छा होता है, ताकि सब पौधे अच्छे से हो और उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से है, इसलिए थिनिंग प्रैक्टिसेस हम करते हैं। उसके बाद आता है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेसिंग मिसिंग प्लांट्स। तो इसमें क्या हुआ, ओवर क्राउडिंग हो गई, ज्यादा पौधे लगाए गए, और इसमें क्या हुआ कि हमने पौधे कम लगा दिए। कम पौधे लगाने से भी हमारे लिए फिर इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम आएगा। तो ऐसे कुछ प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिप्लेसिंग मिसिंग प्लांट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पौधा सूख जाता है या फिर वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं करता। तो क्या हम करते हैं कि वो पौधे को भी निकाल के वहां पे दूसरा पौधा ऐड करते हैं, या फिर अच्छा वाला जो हेल्दी पौधा हो वो ऐड करते हैं। या फिर एम्प्टी स्पेसेस, कभी कभी अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हुआ या फिर हम सीढ़ी नहीं डाल पाए वहां पे, इसमें ज्यादा डाल दिए, इसमें डाले ही नहीं, तो वो भी गैप जो है फिल करने के लिए हम वहां पे जो पौधा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं गैप फिलिंग। उसका पर्पस क्या होता है, मेंटेन प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन। एकदम कम होंगे तो भी नहीं चलेगा, इसलिए उसमें प्लांट पॉपुलेशन अच्छे से मेंटेन रहने के लिए वो किया जाता है। इंश्योर यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड, मतलब सब जो क्रॉप है वो यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए, इसलिए। और इंक्रीज यील्ड एंड फील्ड यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो अगर कम प्लांट्स होंगे तो उसके साथ जो हमारे फ्रूट्स आएंगे या फिर जो वेजिटेबल आएंगे वो भी कम आएंगे। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए ना, इकोनॉमिकली भी हमें वो बेनिफिशियल चाहिए, इसलिए वो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए या फिर प्रोडक्शन अपना अच्छा आने के लिए गैप फिलिंग की जाती है। मतलब जो गैप गैप है उसमें भी हम पौधे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं गैप फिलिंग। अगर पौधे कम लगे हो और अगर पौधे ज्यादा हो गए तो उनको थिनिंग करना पड़ता है या फिर निकालना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं थिनिंग। तो ये दो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको एक एक मार्क के लिए पूछ सकता है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब कितने अंदर तक या फिर कितना अच्छे से आपको वो सीड रखना है, उसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ सोइंग। डेप्थ ऑफ सोइंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द प्लेस वेयर द सीड्स आर प्लांटेड इन द सॉइल। इसमें क्या होता है, अगर समझिए कि ये आपका लैंड है, ओके, सॉइल है आपकी, और ये आपका सीड है। तो आपने अगर ये सीड ऊपर ही रख दिया तो कोई भी बर्ड्स आ जाएंगे और वो लेके चले जाएंगे। अगर ये सीड आपने जमीन में एकदम अंदर रख दिया, ठीक है, तो इसके अंदर पानी नहीं पहुंचेगा, इसके नीचे तक इतना। अगर एकदम ही आपने सीड एकदम अंदर रख दिया तो उसके पास पानी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो ये जो सीड है आपको एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में यहाँ तक आपको रखना होगा, इसके कारण इसको पानी भी अच्छे से मिले, इसको ऑक्सीजन भी अच्छे से मिले, ठीक है। एकदम भी अंदर नहीं रख सकते और आप इसको बाहर भी नहीं रख सकते। तो जिस डिस्टेंस पे, समझिए अगर वो हो सकता है 2 सेंटीमीटर या हो सकता है या फिर 3 सेंटीमीटर होता है, जिस डिस्टेंस पे वो सीड रखा जाता है हम उसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ सोइंग, फिर सोइंग डेप्थ हम उसे बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है ये, इंश्योर प्रॉपर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हमें प्रॉपर चाहिए इसके लिए किया जाता है। हेल्प सीड टू गेट मॉइस्चर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पानी मिलना चाहिए उसको, तो उसके लिए किया जाता है। प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बर्ड्स एंड चिल्ड्रन, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बर्ड्स नहीं लेके जाए, अगर अपने ऊपर ही रख दिया तो बर्ड्स लेके चले जाएंगे ना। प्रमोट्स हेल्दी रूट एंड, अगर एकदम नीचे भी रख दिया तो पानी नहीं पहुंचेगा, ग्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पे रखोगे तो अच्छे से ग्रूट भी बढ़ेंगे और सब उसका काम है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कि ये जो डेप्थ है वो भी डिसाइडेड नहीं है कि चलो 2 सेंटीमीटर हमने पकड़ी तो सभी सीड है वो 2 सेंटीमीटर अंदर ही डालने हैं, ऐसा भी नहीं है। जो स्मॉल सीड होते हैं इनमें, कोई कोई सीड्स होते हैं वो एकदम स्मॉल्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, शैलो डेप्थ, मतलब ये जो स्मॉल सीड है आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक अंदर डाल सकते हो, एकदम अंदर नहीं डालने। और जो लार्ज सीड होते हैं, जो बड़े होते हैं, जैसे कि अपना मेज के सीड आपने देखे होंगे, वो बड़े बड़े सीड्स होते हैं, उनको आपको थोड़ा और अंदर डालना है, क्योंकि वो बड़े, उनका इंटेक कैपेसिटी ज्यादा है, उनके रूट बढ़ने का भी कैपेसिटी ज्यादा है, रूट उनका नीचे तक जाना चाहिए, इसलिए ये डीपर, मतलब ये अगर 1 से 2 सेंटीमीटर आप अंदर डाल रहे हो तो बड़े वाले सीड्स आपको 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर सॉइल के डालने हैं। ठीक है, ये हो गया सॉइल डेप्थ या फिर डेप्थ ऑफ सोइंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेजेस। ये जो हमने पॉइंट्स देखे थे ना, यहाँ पे जो मेथड्स देखे थे ये वाले, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है सर, हर एक मेथड का वो अभी हम देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ये ब्रॉडकास्टिंग देते हैं जो हम डालते हैं एसिड्स, उसका क्या एडवांटेज है, उसकी क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है कि सिंपल एंड क्विक,
फटाफट, इसमें कुछ झंझट नहीं है ना, आपको सीड्स लेने ऐसे फेंकने, एकदम सिंपल है और फटाफट कर सकते हो आप। सेकंड एडवांटेज क्या है कि रिक्वायर लेस लेबर और लेस टाइम, भी कम लगता है क्योंकि फटाफट होता है। और आप अकेले होगे तो भी ये कर सकते हो, इसमें मेहनत की कोई बात नहीं है, सीड्स लेके सिर्फ ऐसे फेंकने हैं। ये रिक्वायर्ड लेस लेबर है और टाइम लेस है। सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, अगर बड़ा एरिया होगा वहाँ पे आपको डालना होगा, एक एक करके आप हाथ से थोड़ी ना वो रखते जाओगे सीड्स, टाइम लगता है ना उसमें और लेबर भी आपको ज्यादा रहेंगे। अगर लार्ज एरिया होगा तो आप फटाफट उससे काम कर सकते हो, लोअर कॉस्ट। अगर आपको लेबर ही नहीं लगेंगे तो आपको पैसे भी कम लगेंगे। ये इसके एडवांटेज है ब्रॉडकास्टिंग के। और डिसएडवांटेज क्या है, अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसे पकड़ के ऐसे डाल रहे हो, अनइवन है ना, कहीं पे ज्यादा सीड्स जाएंगे, कहीं पे कम सीड्स जाएंगे, कहीं पे जाएंगे भी नहीं, वो एक डिसएडवांटेज है इसका। क्लियर सीड रेट रिक्वायर्ड, अगर आप एक एक सीड रखोगे तो आपको कम सीड्स लगेंगे क्योंकि आपको पता है ना कि आप कहाँ कहाँ पे सीड रख रहे हो। आप ऐसे सीड फेंक रहे हो तो आपको ज्यादा सीड्स की क्वांटिटी लगेगी। डिफिकल्ट टू इंटरकल्चर ऑपरेशन, ऑपरेशंस होते हैं जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं वो करने में आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी प्लांट्स की। मोर वीड कॉम्पिटिशन, ज्यादा प्लांट्स होंगे तो ज्यादा वीड भी आएंगे, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, फिर घास जिसे हम बोलते हैं वो ज्यादा आएगी। लोअर रीड कंपेयर टू लाइन स्विच, इसमें कैसे होता है, ये एग्जांपल है आपका स्पेसिंग का। अगर जो डेंस ने यहाँ पे जो देखा था ना, इन्होंने कैसे इसमें बहुत सारे पौधे उगा दिए थे, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सारे पौधों को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिला, सबको थोड़ा थोड़ा मिला, तो वो पौधे भी ज्यादा बड़े नहीं हो पाए, छोटे छोटे बड़े हुए, फिर उसका प्रोडक्शन कम हुआ। ये हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस। अभी दूसरा हम देखते हैं कि ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ये वाला, इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो यूनिफॉर्म सीड प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म सीड प्लेसमेंट मतलब अच्छे से सीड प्लेसमेंट में होता है स्पेसिंग के साथ, मतलब जो प्रॉपर स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती है उसके साथ होगा। प्रॉपर डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब जितना आपको अंदर सीड जाना चाहिए उतना ही अंदर जाएगा। सेव सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग में वेस्टेज ज्यादा होता है, इसमें सीड्स आपके बचत होती है, फिर इसमें कम यूज किए जाते हैं या फिर प्रॉपर जितने चाहिए उतने ही यूज किए जाते हैं। ये इंटरकस्टन ऑप्शन जैसे कि वीडिंग हो गया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, ये इजी हो गया ना क्योंकि कम पौधे हैं, मतलब आपको जाने के लिए भी रास्ता है, आपने सिर्फ प्रॉपर वे में किया है, इसलिए आपको ये जो ऑपरेशन है वीडिंग करना, घास निकालना या फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना, ये इजी हो जाता है। उसके बाद बेटर जर्मिनेशन एंड नीड, इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कम था क्योंकि ज्यादा पौधे थे, जर्मिनेशन परसेंटेज या फिर यील्ड आएगा वो ज्यादा होगा क्योंकि प्रॉपर वे में आपने किया है ना आपका खेती। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर इम्प्लीमेंट सीड ड्रिल, आपको सीड ड्रिल रिक्वायर्ड चाहिए ना, जैसे कि ये मशीन हमने देखा था ना फोटो ये वाला, ये आपको रिक्वायर्ड है। ब्रॉडकास्टिंग में आपको नहीं चाहिए था क्योंकि आप हाथ से कर रहे हो, बस इसके लिए आपको वो मशीन लेना चाहिए। फिर इसका क्या, हायर कॉस्ट देन ब्रॉडकास्टिंग, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग को आपको कुछ मशीन नहीं चाहिए, इसके लिए मशीन चाहिए तो आपको पैसा भी चाहिए, उसको पैसे देके फिर आप वो मशीन लोगे तो ये हायर कॉस्ट है। और नीड स्किल एंड प्रॉपर स्किल चाहिए, वो मशीन चलाने के लिए भी आपको अकल चाहिए, स्किल चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो मशीन कैसे यूज करती है, या फिर लेबर जो आपको बुलाओगे वो स्किलफुल होने चाहिए, उनको उसके ऊपर काम करना है आना चाहिए। ये उसके हो गए डिसएडवांटेजेस। उसके बाद डिबलिंग, डिबलिंग मतलब आप जो सीड्स ऐसे हाथ से रखते हो, उसके एडवांटेजेस, एक्यूरेट स्पेसिंग एंड डेप्थ, इसमें क्या होता है मशीन से भी कभी कभार गलती हो जाती है, फिर वो माल फंक्शन हो जाता है, उसके मतलब परसेंटेज हायर होता है कि उससे गलती हो सकती है। बट इसमें क्या होता है कि आप हाथ से खुद से हाथ से रख रहे हो, आपको पता है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर में डालोगे, स्पेसिंग मतलब उतनी स्पेसिंग में डालोगे मेजर वगैरह करके, तो ये उसका एक्यूरेट रहेगा। सीड की बचत होगी, ज्यादा सीड नहीं जाएंगे। स्ट्रॉन्ग प्लांट ग्रोथ होगी, अगर सीड अच्छे डालोगे तो प्लांट ग्रोथ भी अच्छे से होगी। सुटेबल फॉर वाइड स्पेस क्रॉप्स, मतलब जो ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि फ्रूट क्रॉप जिसकी स्पेसिंग ज्यादा होती है, अब वेजिटेबल लोगे वो इतना बड़ा होगा, आप इतने इतने स्पेसिंग पे वो डाल सकते हो। बट अगर कोकोनट हुआ या फिर कोई बनाना हुआ तो आपके वो सीड्स भी होंगे, वो अभी आपको एकदम डिस्टेंस पे, मतलब एक इतना बड़ा है तो दूसरा उसको जागा छोड़ के इतना बड़ा, तो वो भी आप अच्छे से एक्यूरेटली डाल सकते हो सीड्स। इसमें एक ये बेनिफिट है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लेबर इंटेंसिटी, लेबर आपको ज्यादा लगेंगे, आप एक एक सीड मैनुअली अगर रख रहे हो तो आपको उतने लेबर भी चाहिए ना, मैन फोर्स भी उतना आपको चाहिए, तो लेबर हो गया। टाइम कॉस्टिंग, टाइम बहुत लगेगा एक एक सीड डालने में। इसमें क्या होता था दोनों भी इसमें कि आपको टाइम इतना नहीं लगता था, फटाफट आपका हो जाता था, बट इस प्रोसेस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इंसान रख रहा है, एक एक करके रख रहा है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर एवरी लार्ज एरिया, एकदम बहुत बड़ा 3-4 एकड़ का अगर प्लॉट होगा, 5-6 एकड़ का प्लॉट होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि इंसान डाले एक 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 करके, बहुत टाइम भी लेगा, आपका लेबर भी ज्यादा लगेंगे और फिर आपको लेबर को पैसा भी देना है तो आपका पैसा भी ज्यादा जाएगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद है नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग, इसके क्या एडवांटेज है, बेटर बेटर प्लांट सिलेक्शन,
मतलब आप नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि फेज होते हैं, उसके अंदर पहले सीड ग्रो किए जाते हैं, 10-15 दिन तक वो जो बड़े सीड्स हो जाते हैं, मतलब उसका जब पौधा बना जाता है तो वो पौधा निकाल के हम डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं अपने खेत में। तो इसमें क्या होता है कि हम अच्छे से देख सकते हैं कि अरे ये अच्छा पौधा हुआ है, मतलब इसका प्रोडक्शन अच्छा आएगा, ये पौधा भी आगे जाके और अच्छे से बड़ा होगा, तो फिर वो वही हम लेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, बेटर सिलेक्शन होता है आपका, एफिशिएंट यूज ऑफ सीड्स, मतलब ज्यादा वेस्टेज नहीं होती सीड्स की, यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन, आप अच्छे से प्लांट बड़ा ही लगा रहे हो तो आपको स्पेसिंग की कोई दिक्कत ही नहीं, जितना प्लांट बड़ा है उसके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी स्पेसिंग देनी चाहिए। अर्ली क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो टाइम है वो आपका बच जाता है, मतलब सीड को जर्मिनेट होने का या फिर वो 15-20 दिन का जो टाइम है वो आपका बच जाता है अगर आप डायरेक्टली परचेस करोगे प्लांट्स, जिसे हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। रिक्वायर्ड मोर लेबर एंड स्किल्स, मतलब प्लांट लगाने अभी आपको, तो प्लांट कोई प्लांट लग जाते हैं मशीन से, बट कोई कोई प्लांट है जो आपको हाथ से ही लगाएंगे, तो आपको लेबर ज्यादा लगेगी, ईयर कॉस्ट है। अगर लेबर लगेगी तो पैसा आएगा, अगर आप डायरेक्ट प्लांट्स ले रहे हो तो वो सीड से भी ज्यादा महंगे होंगे, तो इसके लिए पैसा जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग शॉक में अकर, कभी क्या होता है कि आप यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे वो डाल रहे हो पौधा, कभी कभी सारे जो पौधे हैं वो मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते उस सॉइल पे या फिर उस एरिया में, कभी कभी उसमें भी लॉस हो जाता है बहुत सारा, तो ये एक प्रॉब्लम है मैनेजमेंट। ओके, इसमें ये टी नहीं आया है, यहाँ पे टी है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि सबके पास नर्सरी है, तो आपको दूसरे जगह से या फिर दूसरे शहर जाके वो प्लांट खरीदने पड़ेंगे, तो उसका भी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चार आपके मेथड्स है, इसके ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ओके, ये सारा हमने पढ़ लिया आज के लिए, बहुत है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे वेल्टेज अगर देखोगे 10 मार्क का है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसका अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी आपको इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अभी हम वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है जो हमने ऑलरेडी ये भी किया है, डिस्कस भी किया है। फर्स्ट है अपना डिफाइन सीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लिया हमने। फीड क्वालिटी सीड क्या होता है और वायबिलिटी और वीगर क्या होता है, ये भी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। एक्सप्लेन सीड क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ सीड्स, ये भी हमने देख लिया, ये भी आप लिख सकते हो। ये सब जो क्वेश्चन है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ तक, ये आपको पास मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। डिफाइन सीड ट्रीटमेंट एंड पर्पज ऑफ सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे कैसे दिया जाता है, ये हमने देख लिया। फिर सीड डोरमेंसी क्या होता है, वो कैसे कॉज होता है और उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड डोरमेंसी। ओके, ये एक। फिर डिफाइन सोइंग एंड सोइंग इम्प्लीमेंट्स, सोइंग एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सोइंग। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये अभी हमने डिस्कस किया है सब कुछ, ये मैंने सिर्फ आपको, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर स्क्रीनशॉट है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसके ऊपर आप नोट्स बना के खुद के, या फिर मेरे नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत हो गया आज के लेक्चर के लिए, तब हमने कवर कर लिया सीड के बारे में और सोइंग के बारे में, सीड क्या होता है और उसको डाला कैसे जाता है फील्ड का, ये सब दोनों टॉपिक हमने आज कवर कर दिए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई इस टॉपिक के ऊपर कोई डाउट हो या फिर एग्रीकल्चर के बारे में किसी की भी बारे में आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, ये रिप्लाई कर दूंगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।